हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा पारित कुछ नए अधिनियमों को लेकर। हाल में ही सामाजिक सुरक्षा संहिता को पारित किया गया और इसे अधिनियमित भी किया गया, अधिसूचित भी कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा की जब आप बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि सामाजिक सुरक्षा होती क्या है। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य उन वर्गों के लिए भी है जहां पर असंगठित, महिला और साथ ही साथ श्रमिक वर्ग को लेकर हम यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एक है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की जो है आय को लेकर, उसके आय के स्रोत क्या हैं, वह किस तरीके से अपने जीवन यापन करता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के आय को अर्जित करने को लेकर, आजीविका को लेकर, रोजगार प्राप्त करने को लेकर किस तरीके से उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या उसके पास रोजगार उपलब्ध है, और रोजगार उपलब्ध होने के साथ साथ क्या वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने में समर्थ है। सामाजिक सुरक्षा संहिताओं के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा इन्हीं तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है और साथ ही साथ ऐसे 9 कानूनों को इसमें सम्मिलित करते हुए एक नया कानून लेकर आए हैं, जिसमें किसी भी वर्ग विशेष, जो कि मूलतः इसमें महिला, असंगठित वर्ग और श्रमिक वर्गों की स्वास्थ्य एवं सेवा के साथ साथ आय और रोजगार के समावेशित तरीकों को किस तरीके से सम्मिलित करके उनके लिए एक बेहतर नियोजन किया जा सकता है, उन सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया गया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस संहिता की क्या प्रमुख विशेषताएं रहीं, किस तरीके से क्या क्या प्रावधान हैं, इसमें क्या जुर्माना एवं दंड के प्रावधान किए गए हैं, और किस तरीके से ये लाभ यहाँ पे सामाजिक वर्ग में जो पिछड़े हैं, महिला वर्ग है या फिर असंगठित वर्ग के लोगों को किस तरीके से ये लाभ पहुँचाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ तथ्यात्मक जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार जी हैं, और 19 सितंबर 2020 को लोकसभा में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को यहाँ पर पेश किया गया। पेश करने के साथ ही यह पारित भी हो चुका है। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 कानूनों जैसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मातृत्व लाभ एक्ट 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2008 का स्थान लेगी। अर्थात कहने के तात्पर्य जो नया संहिता, जो नया कानून लेकर आया गया, इसमें इससे पहले 9 अलग अलग क्षेत्रों के कानूनों को एक समाहित कर दिया गया है, जो कि मूलतः सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिकोण से लेकर बनाए गए थे। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा को यह भी बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक सुरक्षा उन उपायों को कहा जाता है जो कि श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधा और आय सुरक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करते हैं। तो मूलतः अगर हम देखें तो यहाँ पर स्वास्थ्य और आय को यहाँ पर आधार बनाया गया है। इसको लेकर सामाजिक सुरक्षा संबंधित इससे पूर्व भी कई सारी भारत सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो उनके आय को सुनिश्चित करने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं और क्या इसमें और भी सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए, इसमें पहले से ही कर्मचारी प्रोविडेंट फंड EPF योजना, कर्मचारी पेंशन योजना जिसे हम EPS कहते हैं, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI योजना शामिल हैं। ये क्रमशः प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और बीमा योजना प्रदान करती हैं, जो कि कहा जाए कि जो भी आपकी आय इनकम है उसको किस तरीके से, और आय को जब आप रोजगार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके अंश आय का कुछ हिस्सा जो होता है प्रोविडेंट फंड के रूप में कटता है। आगे चलकर सरकार के द्वारा जब आप रिटायर्ड होते हैं तो पेंशन दी जाती है, और यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ पर आपको बीमा भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ सरकार कुछ अन्य चीज़ों को भी इसमें यहाँ पे अधिसूचित कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे अन्य कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे सरकार इसके अंतर्गत अधिसूचित कर सकती है। सबसे पहली चीज़, बीमारी या मातृत्व और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। रोजगार के 5 वर्ष पूर्ण होने या कुछ मामलों में 5 वर्ष से कम होने पर, जैसे पत्रकार और निश्चित अवधि के श्रमिक पर, श्रमिकों को ग्रेच्युटी प्रदान की जाए। तीसरा, यहाँ पर महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाए। चौथा, भवन निर्माण और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए सेस प्रदान किया जाए। साथ ही साथ व्यवसायगत चोट या बीमारी की स्थिति में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। ये सारी चीज़ों को इसमें भी अधिसूचित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र या राज्य सरकार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों को विभिन्न लाभ जैसे जीवन और विकलांगता कवर के लिए विशिष्ट योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग क्षेत्रों के वर्कर्स को भी इसमें सम्मिलित कर सकती है, जो कि यहाँ पर आपको असंगठित वर्कर हैं या गिग वर्कर हैं, कहने का तात्पर्य जो कि
एक परमानेंट जॉब नहीं करते हैं और यहाँ फिर उनको कुछ समय के लिए हायर किया गया, फिर हटा दिया गया, या फिर आप किसी ऐसे क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं जो कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वहाँ पर समस्या आती है, आय को लेकर एक अनिश्चितता बनी रहती है, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि कवर आपको प्रदान नहीं किया जाता है, और ऐसे क्षेत्रों में जो होती है समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। एक चीज और यहां बताइए, गिग वर्कर्स से तात्पर्य क्या है? गिग वर्कर्स ऐसे श्रमिक होते हैं जो कि परंपरागत नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर होते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स। कहने का मतलब कि आपको हमारी संस्था की जरूरत है या हमें आपकी जरूरत है, पर्टिकुलर किसी समयावधि के लिए, किसी काम के लिए हमने आपको बुलाया, काम दिया, और आपका काम जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके बाद आप फ्री हैं, तो उनको हम फ्रीलांसर या गिग वर्कर्स कहते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऐसे श्रमिक होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूसरे संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और उन्हें विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके धन अर्जित करते हैं। तो यहां पर परिभाषाएं दी गई हैं, गिग वर्कर से क्या तात्पर्य है, प्लेटफॉर्म वर्कर से क्या तात्पर्य है। असंगठित श्रमिकों के बारे में कहा गया कि असंगठित श्रमिकों में गृह आधारित अर्थात घर पर रहकर कार्य करने वाले या स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक शामिल होते हैं। तो इसको भी यहां पे परिभाषित किया गया। एक चीज और यहां पे स्पष्ट की गई है, संहिता असंगठित श्रमिकों और गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान करती है। तो देखिए यहां पर इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा जो संहिता है उसमें किस किस वर्ग को सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यहाँ पर यह सम्मिलित करेगी और इन्हें सामाजिक सुरक्षा फंड प्रोवाइड कराएगी। चलिए, ये तो जानकारी हो गई कि यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें करते हैं। अब बात करते हैं कवरेज क्या है और साथ ही साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या नियोजन किए गए हैं, क्या प्रावधान सरकार के द्वारा इस संहिता के अंतर्गत किए गए हैं। पहले पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट करता है, संहिता योजनाओं की एप्लीकेबिलिटी के लिए अलग अलग सीमाएं निर्दिष्ट करती है। जैसे ईपीएफ योजना 2020 या उससे अधिक, ईपीएफ जो योजना है 20 कर्मचारियों या उससे अधिक कर्मचारियों वाले एस्टैब्लिशमेंट पर लागू होगी। अर्थात कहने का मतलब ईपीएफ योजना उन्हीं क्षेत्रों में लागू जहां पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे, वहीं पर यहां पर इसको लागू किया जाएगा। दूसरा, जैसे ईएसआई योजना है, उन एस्टैब्लिशमेंट पर लागू होगी जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, और उन सभी एस्टैब्लिशमेंट पर भी जहां केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जोखिम परक या जानलेवा किस्म का कार्य किया जाता है। तो देखिए दोनों ही योजनाएं, यहाँ पे ईपीएफ योजना 20 से अधिक कर्मचारियों पर, इसको ध्यान रखना है, और दूसरा ईएसआई योजना है, ये 10 से अधिक कर्मचारियों पर यहाँ पर काम करेगी, वो भी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सरकार के द्वारा ये अधिसूचित किया गया है कि वो जोखिम परक या जानलेवा किस्म का कार्य है। इसके अतिरिक्त इन सीमाओं को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो संशोधन का अधिकार यहां पर केंद्र सरकार के पास सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी पात्र एस्टैब्लिशमेंट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संहिता के अंतर्गत रजिस्टर होंगे जब तक कि वे दूसरे किसी श्रम कानून के अंतर्गत रजिस्टर ना हो। तो ये भी चीज यहां पर ध्यान रखने वाली। अब बात करते हैं अंशदान किसका यहां पर कितना है, किसमें सरकार किस तरीके से अंशदान करने जा रही है, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई और ईएसआई योजनाओं को नियोक्ता और कर्मचारियों के अंशदान से वित्त पोषित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य इसमें इन जो ये चारों योजनाएं हैं इसमें जो फंडिंग की जाएगी, फंडिंग यहाँ पर दो लोग मिलकर कर रहे हैं, नियोक्ता अर्थात जो नियुक्त करेगा और जो वहाँ पे काम करेगा वो कर्मचारी, दोनों के यहाँ पर अंश इसमें सम्मिलित किए जाएंगे इनके वित्त पोषण के लिए। दूसरा, उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बताया गया है, जैसे कि ईपीएफ योजना के मामले में नियोक्ता और कर्मचारी 10% वेतन का एक बराबर अंशदान देंगे या सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी ही किसी दूसरी दर पर अंशदान देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ईपीएफ योजना के अंतर्गत जो नियोक्ता और कर्मचारी है वो 10% यहाँ पर अपने जो भी है, नियोक्ता जो होगा 10% यहाँ पर उसके फंड में डालेगा ईएसआई योजना में, और कर्मचारी का जो भी वेतन है उसका वो 10% उसमें ईपीएफ योजना के अंतर्गत वहाँ पे उसकी फंडिंग की जाएगी, और एट द लास्ट उसको वापस में किसी प्रकार की समस्या होने पर स्वास्थ्य, असंगठित क्षेत्रों की या फिर उसको बीमा इत्यादि कराना है तो वहाँ पर उसको हेल्प की जाएगी। अगर इसमें कोई परिवर्तन करना होगा, दर में परिवर्तन लेकर आना होगा, तो वो कौन करेगा? सरकार। सरकार ये अधिसूचित कर सकती है कि ये 10% रहेगा, 8% रहेगा, 12% होगा, तो ये कौन करेगा? सरकार। इसके अतिरिक्त ग्रेच्युटी के भुगतान, मातृत्व लाभ, भवन निर्माण, श्रमिकों के लिए सेस और कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। तो यहां पर इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जो ग्रेच्युटी का भुगतान करना है या सेस उनको देना है, कर्मचारी को मुआवजा देना है, वो कौन करेगा? नियोक्ता के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त
गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं के नियोक्ता कर्मचारी गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के मामले में एग्रीगेटर और संबंधित सरकार के अंशदानों से वित्त पोषित किए जाएंगे। तो यहाँ पर हर प्रकार की स्थिति को लेकर अलग अलग अंशदान की स्थिति यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है, किसका इसमें कितना योगदान होगा, कौन किस तरीके के मामलों को यहाँ पर देखेगा। तो सारी चीज़ों को बहुत स्पष्टीकरण के साथ यहाँ पर इस अधिनियम में रखा गया है। इसके साथ अगला एक पॉइंट यहाँ पर और बताया गया है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की योजनाओं के लिए बिल में एग्रीगेटर्स की एक सूची दी गई है, जिसमें राइड शेयरिंग सर्विसेज और फूड डिलीवरी सर्विसेज भी शामिल किए गए हैं। तो इन दोनों को भी इसमें यहाँ पर सम्मिलित किया गया, अर्थात कि जो भी राइड शेयरिंग जैसे ओला और जैसी चीज़ें आती हैं या फिर अन्य तरीके के प्रावधान इसमें, फूड डिलीवरी है जो कि यहाँ पर कर रहे हैं कर्मचारी, उनको भी इसमें सम्मिलित करता है। एग्रीगेटर के किसी भी अंश की दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी और वह एग्रीगेटर के वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% होगी। तो यहाँ पर जो भी अंश की भूमिका है वो कितना है, जो भी एग्रीगेटर जो उसे प्रदान करेगा, जो उसे हायर कर रहा है, उसके 1 या 2% वहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एग्रीगेटर द्वारा चुकाई गई देय राशि के 5% से अधिक देय नहीं होगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, 5 है, मिनिमम यहाँ पर 1 से 2 स्थापित कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लैरिटी भी रखी गई हैं। आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक सुरक्षा संगठनों के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए अनेक निकायों को स्थापित कर सकती है। ठीक है, अलग अलग निकायों को अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने को लेकर यहाँ पर स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि पहला क्या कहा गया है, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड, जिसके प्रमुख केंद्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होंगे। तो यहाँ पर जो फंड आएगा, फंड में किसी प्रकार की अनियमितता ना हो पाए और सभी के कह सकते हैं जो भी यहाँ पर अंशदान की जो भूमिका है, क्या सभी उसका सही तरीके से पालन कर रहे हैं और सभी को सही समय पे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके लिए एक अलग से केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड बनाया जाएगा और उसके लिए एक अधिकारी यहाँ पे कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे और वो कौन होगा, केंद्रीय प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर होंगे। दूसरा देखिए, ईएसआई योजना को प्रबंधित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसके प्रमुख केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, तो ईएसआई योजना को लेकर यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया कि ईएसआई योजना जो है इसको यहाँ पर प्रबंधित कौन करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक से, तो इनको ध्यान रखना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसके प्रमुख केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक चेयरपर्सन होगा। और तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि असंगठित श्रमिकों से संबंधित योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय और राज्य स्तरीय श्रम और रोजगार मंत्रियों के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी जिम्मेदारी यहाँ पर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो असंगठित क्षेत्रों के लिए अलग प्रकार की स्थिति को निर्धारित किया गया। साथ ही यहाँ पर भवन निर्माण श्रमिकों से संबंधित योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए राज्य स्तरीय भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार द्वारा नामित चेयरपर्सन करेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है, साथ साथ एक बेहतर प्रशासित प्रक्रिया भी होनी चाहिए। जो भी हम कह रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रावधान किए जा रहे हैं, जो भी अंश या पैसा आ रहा है वहां पर वित्तीय अनियमितता ना होने पाए। साथ ही यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के संगठन स्थापित करके उनका बेहतर तरीके से प्रशासन किया जाए, वित्त पोषण को सुनिश्चित किया जाए और उन वर्ग विशेष के श्रमिकों को जो भी लाभ मिलना चाहिए, जिस भी योजना के अंतर्गत आते हैं, उनको वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए इस तरह के यहाँ पर एक प्रशासनिक ढांचा भी विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि निरीक्षण और अपील को लेकर इस प्रावधान में क्या बातें स्पष्ट की गई हैं। क्योंकि मान लीजिए यदि कोई अनियमितता होती है, यदि किसी को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है और कोई यहाँ पर कह सकते हैं वंचित रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या प्रावधान किए गए हैं, निरीक्षण कैसे किया जाएगा, सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि सभी चीज़ें सही तरीके से कार्यरत हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट स्पष्ट करता है, संहिता के अंतर्गत आने वाले एस्टैब्लिशमेंट के निरीक्षण तथा संहिता के अनुपालन के लिए संबंधित इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की नियुक्ति कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर संहिता के संबंधित जो भी कार्य प्रक्रिया हो रही है उसके निरीक्षण के लिए हम क्या नियुक्त कर सकते हैं, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर या फैसिलिटेटर को नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा प्रावधान किया गया है, तो निरीक्षण के लिए ये है। अपील के लिए क्या है, संहिता के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशासनिक अथॉरिटीज की नियुक्ति की जाएगी।
तो यहां पर अपील आप कहां कर सकते हैं? प्रशासनिक अथॉरिटीज जो गठित की जाएंगी वहां पर किसी प्रकार की अनियमितता होने पर आप अपील भी कर सकते हैं। और निरीक्षण के जिम्मे के लिए यहां पर एक इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति की जाएगी, जो कह सकते हैं इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर होगा। इसके अतिरिक्त उदाहरण स्वरूप यहां पर एक बताया भी गया है, समझाने की भी कोशिश की गई है। कहा गया कि उदाहरण के लिए मातृत्व लाभ न चुकाने पर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के आदेश के खिलाफ अपीली अथॉरिटीज में अपील दायर की जा सकती है और उस अथॉरिटी को संबंधित सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। अर्थात यहां पर यदि निरीक्षण में किसी प्रकार की कोई गलती होती है, उसके आदेश के खिलाफ यहां पर आप कहां जा सकते हैं? यदि कोई वो आदेश देता है जो आपको लगता है सही नहीं है, तो वहां पर आप अपील भी कर सकते हैं। दूसरा, संहिता के अंतर्गत आने वाले एस्टैब्लिशमेंट के निरीक्षण तथा संहिता जुडिशियल निकायों को भी निर्दिष्ट कर सकती है। तो जुडिशियल निकायों के पास भी आप जा सकते हैं, जो कि प्रशासनिक अथॉरिटी के आदेशों के खिलाफ सुनवाई कर सकती है। तो उससे ऊपर कहने का मतलब, यदि प्रशासनिक अथॉरिटीज के द्वारा दिए गए निर्णय भी आपको मान्य ना हो तो आप कहां जा सकते हैं? एट द लास्ट फिर आप जुडिशियल निकायों के पास जा सकते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक ट्रिब्यूनल, जो कि औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 के अंतर्गत स्थापित किया गया, ईपीएफ योजना के अंतर्गत विवादों की सुनवाई करेगी। तो एग्जाम्पल के रूप में यह भी यहाँ पे समझाया गया ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किस तरीके से लागू होंगे और किस क्षेत्र में लागू होंगे। यदि प्रक्रिया बदलती है तो वहां पर ये कैसे दिखेगी। एट द लास्ट टॉपिक खत्म करने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर अपराध और सजा को लेकर क्या कोई प्रावधान किया गया है। देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट की गई है कि संहिता विभिन्न अपराधों के लिए सजा निर्दिष्ट करती है। सजा यहाँ पर निर्दिष्ट करती है, कितना निर्दिष्ट करती है? जैसे कि ग्रेच्युटी न चुकाने पर 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है, ठीक है। दूसरा, कुछ अपराधों को कंपाउंड सेटल भी किया जा सकता है। तो यहां पर कैद की भी यहां पर आपको प्रावधान किए हैं, सजा के भी प्रावधान इस अधिनियम में, इस संहिता में किए गए हैं। तो एक तरीके से यहां पर हमने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत विभिन्न वर्ग जो कि मूलतः असंगठित क्षेत्र को लेकर हैं, उसमें कार्यरत रोजगार कर्मचारियों को लेकर हैं, उनकी बीमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आय को किस तरीके से वहां पे संगठित किया जाएगा, उनको किस तरीके से बीमा प्रोवाइड कराई जाएगी, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाएं, उसको किस तरीके से नियमित किया जाए, ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये अधिनियम लेकर आया गया था। तो आज हमने इस टॉपिक में यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे किसी और ऐसे ही विशेष अधिनियम के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।